हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केयर क्लासेस। आज हम चैप्टर 5 पढ़ने वाले हैं, क्लास 12 फिजिक्स का। तो स्टार्ट करते हैं मैग्नेट से। मैग्नेट ऐसा सब्सटेंस होता है जो किसी भी दूसरे सब्सटेंस जैसे आयरन, निकल, कोबाल्ट, इनको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ठीक है। और मैग्नेट के दो प्रकार होते हैं, ये नेचुरल, आर्टिफिशियल। नेचुरल जो होते हैं वो नेचर से हमें मिलते हैं, जैसे आयरन के ओर। ठीक है। और आर्टिफिशियल होते हैं, वो मैन मेड होते हैं, जैसे सोलेनॉइड और इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है। जो नेचुरल मैग्नेट्स होते हैं उसकी स्ट्रेंथ को हम इंक्रीज नहीं कर सकते, लेकिन जो आर्टिफिशियल मैग्नेट है उसकी स्ट्रेंथ को हम इंक्रीज कर सकते हैं करंट को बढ़ा के। ठीक है ना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। पहली प्रॉपर्टीज है कि जो मैग्नेट है वो अट्रैक्ट करता है बॉडीज को। ठीक है। जो जो हमने अभी पढ़ा था। ठीक है। उसके बाद जो सेकंड प्रॉपर्टी वो है डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। अगर हम किसी भी मैग्नेट को सस्पेंड करते हैं तो वो नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में क्या करता है, अपने आप को सस्पेंड कर देता है। क्यों? क्योंकि जो जोग्राफिकल नॉर्थ होता है अर्थ का, वहां पर मैग्नेटिक क्या होता है, उसका साउथ होता है। और मैग्नेटिक साउथ जो होता है वो नॉर्थ पोल को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। ठीक है ना। और जो जहाँ पर जोग्राफिकल साउथ है वहाँ मैग्नेटिक नॉर्थ है। ठीक है ना। तो मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ पोल को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इसलिए जो मैग्नेट होता है हमेशा नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में क्या करता है, अपने आप को क्या करता है, वो डायरेक्ट करता है। ठीक है ना। इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। और इसी प्रॉपर्टी को यूज करके कंपास कंपास बनाया जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है। जो कंपास की नीडल रहती है वो मैग्नेटिक नीडल रहती है। ठीक है ना। और जो मैग्नेटिक नीडल रहती है वो हमेशा नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में क्या करेगी, पॉइंट करेगी। तो जो नॉर्थ होगा वहां पर क्या होगा, मैग्नेटिक साउथ होगा। ठीक है। ठीक है। तो मैग्नेटिक साउथ की तरफ जो पॉइंट करेगा, जो जो एंड होगा मैग्नेटिक नीडल का, वहां पर हम पॉइंटर बना देंगे। और पॉइंटर क्या देगा, हमें डायरेक्शन देगा किसकी, नॉर्थ की। ठीक है ना। क्योंकि हर मैग्नेट, कोई भी मैग्नेट होता है वो सस्पेंड करते हैं तो उसको फ्रीली सस्पेंडेड होता है, तो नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन क्या करता है, अपने आप को डायरेक्ट करता है। ठीक है। इसी प्रॉपर्टी को यूज करके कंपास बनाया जाता है। ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी में। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी वो है वो बहुत इजी है। जो सेम पोल होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रेपल करते हैं। और जो डिफरेंट पोल होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। अगर कोई भी मैग्नेट है, अगर हम उसको बीच से काट दें, ठीक है, तो हमें एक छोटा मैग्नेट मिलेगा और उसके भी पोल्स होंगे, नॉर्थ और साउथ पोल्स। ठीक है। हमेशा याद रखना, अगर हमने उसको बीच से काटा है, लेंथ उसकी आधी हो गई है, तो उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो भी आधा हो जाएगा। ठीक है ना। और हमेशा याद रखना, कोई भी मैग्नेट को हम अगर काट दे तो हमें एक मैग्नेट एक और मिलेगा, जिसके जिसके भी क्या होंगे, दो पोल्स होंगे। तो एक कोई भी मैग्नेट एक पोल वाला नहीं होता। ठीक है। मैग्नेट विथ मोनोपोल्स डज नॉट एग्जिस्ट, हमेशा याद रखना। ठीक है। ऐसा कोई मैग्नेट नहीं होता जिसका एक ही पोल हो। ठीक है। दो पोल पक्का होते हैं उसके। ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी वो है इंडक्शन। अगर हम किसी भी मैग्नेट को किसी भी सब्सटेंस लाइक आयरन, निकल, कोबाल्ट के पास ले जाते हैं, तो आयरन और निकल में भी एक थोड़ा थोड़ा बहुत मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है, इंड्यूस हो जाता है। और इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, हम इंडक्शन बोलते हैं। ठीक है ना। और जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी वो है, अगर देखो सपोज, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी को समझने से पहले आपको एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। सपोज हमारे पास एक बॉडी है और एक मैग्नेट है, हमें पता लगाना है कि कौन सा आयरन है, कौन सी बॉडी मैग्नेट है। तो हम क्या करेंगे, मैग्नेट को उसके पास ले जाएंगे, आयरन भी अट्रैक्ट हो जाएगा और मैग्नेट भी अट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम पोल्स को रिवर्स कर देंगे तो मैग्नेट तो रेपल हो जाएगा और आयरन जो है वो दोबारा से क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो इससे हमें पता चलेगा कि एक जो चीज है वो क्या है, मैग्नेट है, और दूसरी चीज क्या है, आयरन है। तो रिपल्जन क्या होता है, एक श्योर टेस्ट होता है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ मैग्नेट एंड अ सब्सटेंस लाइक आयरन, नाइट्रोजन या निकल, निकल होगा यहाँ पर, सॉरी, निकल या कॉपर। ठीक है ना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक वो है हमारा मैग्नेटिक डायपोल। अगर कोई भी सिस्टम है हमारे पास दो पोल्स का, और वो 2L डिस्टेंस, वेरी स्मॉल डिस्टेंस से क्या हो रखे हैं, सेपरेट हो रखे हैं, तो इस सिस्टम को हम बोलते हैं मैग्नेटिक डायपोल। ठीक है। और मैग्नेटिक मोमेंट होता है प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स। ठीक है। अब स्टूडेंट्स, हमने जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ा था वैसे ही मैग्नेटिक डायपोल होता है। बस फर्क ये है कि जो नेगेटिव चार्ज है वहां पर साउथ पोल आ गया, और जो पॉजिटिव चार्ज है वहां पर नॉर्थ पोल आ गया। ठीक है ना। और जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो है M × 12। ठीक है। वहां पर था Q × 12। और स्टूडेंट्स, जो M है उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक चार्ज या तो पोल स्ट्रेंथ। ठीक है ना। और स्टूडेंट्स, जो इसकी डायरेक्शन होती है वो होती है साउथ से नॉर्थ की तरफ। ठीक है ना। और इसकी यूनिट होती है एम्पेयर मीटर स्क्वायर, और ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है ना। और जो M की, जो मैग्नेटिक चार्ज की यूनिट होगी वो क्या होगी, एम्पेयर मीटर। ठीक है ना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डायपोल। अगर कोई भी लूप है स्टूडेंट्स, अगर उसमें करंट क्लॉकवाइज जा रहा है तो उसमें बनता है साउथ पोल। ठीक है। और अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो उसमें बनता है नॉर्थ पोल। तो हमारे पास अगर ये है हमारे पास लूप, इसमें जो करंट घूम रहा है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ऊपर बन जाएगा साउथ पोल,
और अगर ऊपर ऊपर करंट जो है क्लॉकवाइज घूम रहा है तो नीचे से हम देखेंगे तो करंट कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो नीचे बन जाएगा नॉर्थ पोल। और हमें पता है एम की जो डायरेक्शन होती है वो साउथ से नॉर्थ होती है, तो एम वेक्टर जो होगा वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा। वैसे ही इस लूप में एम जो एक्ट करेगा वो कहाँ करेगा, अपवर्ड करेगा, ठीक है ना। और जो एम का फॉर्मूला होता है एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप लूप के लिए, वो होता है एन आई ए। जो एन होता है वो नंबर ऑफ टर्न इन द कॉइल, और आई जो होता है वो करंट होता है, ए होता है एरिया ऑफ द लूप, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसा इमेजिनरी कर्व होता है जिसमें अगर हम टेंजेंट बनाए तो वो देता है हमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होता है वो एक इमेजिनरी कर्व होता है जिसमें अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो देगा हमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब इसकी प्रॉपर्टीज होती है, पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि ये नॉर्थ से स्टार्ट होती है और साउथ पे टर्मिनेट होती है, और क्लोज लूप क्या करती है, फॉर्म करती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को नहीं काटती, ठीक है ना। अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी तो जहां पर इंटरसेक्ट करेगी वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन होगी, और ऐसा पॉसिबल नहीं है। किसी भी एक पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो एक ही होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अगला प्रॉपर्टी जो है वो है टेंजेंट डॉट टू एनी पॉइंट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये तो हमने पढ़ चुका है, ठीक है। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगी, पास पास होंगी, वहां पर फील्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, और जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, दूर दूर होगी, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, वीक होगा, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फिफ्थ प्रॉपर्टी। अब देखो अगर हम सेम या डिफरेंट पोल अगर हम पास में लाए तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करेगी, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी। ये हमें पता है क्योंकि नॉर्थ और साउथ के करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट करती है लॉन्गिट्यूडनली, ठीक है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। और डायलेट भी करती है लेटरली व्हेन इक्वल पोल्स कम क्लोज टू ईच अदर, ठीक है। अगर दो पोल्स हैं वो इक्वल है, वो हम पास पास लाए तो एक दूसरे को क्या करते हैं, रैपल करते हैं। तो ये रिपल्सन हो क्यों रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्या करती है, रैपल कर देती है। फिर इससे हमें ये पता चलता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करती है, एक दूसरे को रैपल करती है या डायलाइट करती है, ठीक है ना। फिर उसके बाद है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ मैग्नेटिक डायपोल ऑन एक्सियल लाइन। कोई भी मैग्नेटिक डायपोल है उसकी एक्सियल लाइन पे अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो उसके लिए हमें एक डेरिवेशन याद करना पड़ेगा। अगर आपको ये डेरिवेशन नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं डेरिवेशन आपको बता सकता हूँ, ठीक है। और जो फाइनल रिजल्ट है वो आप याद रखें कि ये आता है फॉर्मूला बी वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 एम आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की पावर होल स्क्वायर, ठीक है। और ये याद रखें कि जो एम वेक्टर की डायरेक्शन है और बी वेक्टर की डायरेक्शन है वो सेम होती है, ठीक है, टुवर्ड्स राइट, ठीक है। अगर हम शॉर्ट डायपोल की बात करें, अगर शॉर्ट डायपोल की बात करें तो जो एल है वो हमें जीरो ले लेना है, तो आर स्क्वायर का स्क्वायर जो होगा आर की पावर 4 आर से कट जाएगा और आर क्यूब आ जाएगा। तो जो एक्सियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड होगा फॉर शॉर्ट डायपोल वो होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 एम अपॉन आर क्यूब, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इक्वेटोरियल लाइन पे। इक्वेटोरियल लाइन पे जो मैग्नेटिक फील्ड आता है वो आता है माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। और जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो एम वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। एम वेक्टर जो है वो राइट टुवर्ड्स राइट है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, टुवर्ड्स लेफ्ट है। तो एक दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट डायरेक्ट कर रहे हैं, तो हम माइनस साइन को तभी हम यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है ना। और हम मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम शॉर्ट डायपोल का मैग्नेटिक फील्ड निकाले तो एल हमें जीरो रखना है और हमारे पास आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर क्यूब। वहां आपने देखा था कि एक्सियल लाइन में 2 आता है यहाँ पे, तो हम एक्सियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड और इक्वेटोरियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम डिवाइड कर दें फॉर शॉर्ट डायपोल तो आएगा हमारे पास 2:1, ठीक है, इसको याद रखना। फिर उसके बाद टॉर्क कौन है, मैग्नेटिक डायपोल। अगर कोई भी मैग्नेटिक डायपोल है उसने थीटा एंगल बना रखा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो उसमें टॉर्क लगता है एम बी साइन थीटा, ठीक है। और इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर और जूल। और अगर हम 90 डिग्री ले लें तो साइन 90 क्या होता है 1, जो कि होती है साइन की मैक्सिमम वैल्यू। तो टॉक क्या हो जाएगा मैक्सिमम, और जीरो हो जाएगा 0 डिग्री पे और 180 डिग्री पे, क्योंकि साइन 0 डिग्री और साइन 180 डिग्री क्या होता है, जीरो होता है। टॉक क्या हो जाएगा जीरो, ठीक है। और याद रखना स्टूडेंट्स, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है, तभी इसमें टॉक लगेगा। अगर ये नॉन यूनिफॉर्म है तो इसमें टॉर्क भी लगेगा और एक ट्रांसलेशनल फोर्स भी लगेगी, लीनियर फोर्स, ठीक है। ये मूव भी करेगा और रोटेट भी करेगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। अगर यूनिफॉर्म है मैग्नेटिक फील्ड तो इसमें बस टॉर्क ही लगेगा, ठीक है ना। और इसकी डायरेक्शन जो होती है स्टूडेंट्स वो भी आपको याद रखनी है। एम वेक्टर से आपको बी वेक्टर की तरफ अंगुलियों को कर्ल करना है, और जो अंगूठा देगा वो डायरेक्शन देगा टॉर्क की, ठीक है, जो कि होगा इनवर्ड्स और परपेंडिकुलर इनटू द प्लेन। स्टूडेंट बढ़ते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक में। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा वर्क डन ऑन और एनर्जी स्टोर इन रोटेटिंग मैग्नेटिक डायपोल इनसाइड है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई भी हमारे पास
मैग्नेटिक डाइपोल है, अगर वो रोटेट हो रहा है θ1 एंगल से θ2 एंगल पे, ठीक है, तो उसमें एनर्जी कितनी स्टोर होगी अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमने रख रखा है, ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमें इसको घुमा रहे हैं, तो एनर्जी स्टोर जो होगी इसमें वो होगी -mb cos θ2 माइनस cos θ1। अगर हम θ1 90 डिग्री ले लें और θ2 को θ ले लें तो आ जाएगा हमारे पास फॉर्मूला u इक्वल्स टू -mb cos θ, ठीक है। और ए बी cos θ को हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिखते हैं, वैसे ही इसको लिख देंगे m वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है। और स्टूडेंट्स इसका जो है आपको डेरिवेशन कर लेना है, ठीक है, इसका भी एक डेरिवेशन है। और जो स्टेबल कंडीशन क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम या स्टेबल ओरिएंटेशन, ठीक है। तो कोई भी सिस्टम स्टेबल तब होता है जब उसकी एनर्जी क्या होती है, मिनिमम, ठीक है, कम से कम होती है उसकी एनर्जी। तो देखो इसकी यहाँ पर जो एनर्जी है वो मिनिमम तब होगी जब एंगल कितना होना चाहिए, 0 डिग्री। अगर थीटा 0 डिग्री है तो cos 0 डिग्री 1 हो जाएगा और एनर्जी कितनी आ जाएगी, -mb, जो कि होगी मिनिमम। और यहाँ पर क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा। और अनस्टेबल तब होता है जब एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम। और एनर्जी मैक्सिमम कब होगी, जब एंगल कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि cos 180 कितना होता है, -1। cos 180 होता है -1, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और एनर्जी आ जाएगी हमारे पास +mb, जो कि होती है मैक्सिमम। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में ये हो जाएगा क्या, अनस्टेबल, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में। फिर नेक्स्ट टॉपिक है जो है वो हमारा अर्थ मैग्नेटिज्म। अब हमें पता है जो अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट घूमता है और अर्थ के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो वेस्ट टू ईस्ट जब वो घूम रहा है तो इससे ये हमें पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन्स वेस्ट टू ईस्ट घूम रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन वेस्ट टू ईस्ट घूम रहा है तो करंट जो है ईस्ट टू वेस्ट घूमेगा। और राइट हैंड थंब रूल हम लगाएं तो जो उंगलियां है हमारी देती क्या, डायरेक्शन ऑफ फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे से निकलेगा। आप देखोगे जब करंट को आप अंगूठे की डायरेक्शन में लोगे और जो उंगलियां हैं वो नीचे से घूम के ऊपर आएंगी, तो मैग्नेटिक फील्ड भी खाएंगे नीचे से ऊपर। तो नीचे जो है वो बन जाएगा हमारा नॉर्थ पोल और ऊपर बन जाएगा हमारा साउथ पोल, ठीक है। और जो ये है जो सर्कल, जो बड़ा सर्कल है वो होता है इक्वेटर, और इसको बोलते हैं जोग्राफिकल इक्वेटर। और जो मैग्नेट होता है हमारा वो थोड़ा टिल्ट हो जाता है, ठीक है, जोग्राफिकल एक्सिस से थोड़ा सा 11.3 डिग्री से क्या, 11.3 डिग्री में क्या हो जाता है, टिल्ट हो जाता है। और हमें मिल जाती है एक मैग्नेटिक इक्वेटर। तो मैग्नेटिक एक्सिस से पास होने वाली जो इक्वेटर होती है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक इक्वेटर, और जोग्राफिकल एक्सिस से जो पास होती है इक्वेटर उसको बोलते हैं हम जोग्राफिकल इक्वेटर। और इन दोनों के बीच में एंगल होता है 11.3 डिग्री का, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जहाँ पर जोग्राफिकल नॉर्थ होता है वहां पर मैग्नेटिक क्या होता है, साउथ। और जहाँ पर जोग्राफिकल साउथ होता है वहाँ मैग्नेटिक क्या होता है, नॉर्थ। तो आपको इसको याद रखना, ठीक है ना। जहाँ पर जोग्राफिकल साउथ है वहाँ पर नॉर्थ पोल बनता है अर्थ का, जहाँ पर जोग्राफिकल नॉर्थ है वहाँ पर साउथ पोल बनता है अर्थ का, ठीक है ना, जैसे यहाँ पर बन रखा है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा जोग्राफिकल मेरिडियन का। जोग्राफिकल मेरिडियन क्या होता है, ऐसा प्लेन जो जोग्राफिकल एक्सिस से क्या होता है, पास होता है, ठीक है। और मैग्नेटिक मेरिडियन वैसा ऐसा प्लेन जो जोग्राफिकल एक्सिस से क्या होगा, मैग्नेटिक एक्सिस से क्या होगा, सॉरी, पास होगा। तो ये मैग्नेटिक मेरिडियन थोड़ा टिल्ट होता है और जोग्राफिकल मेरिडियन क्या होता है, स्ट्रेट होता है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है उसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ठीक है। और स्टूडेंट्स हमें पता है मैग्नेटिक, यहाँ पर हमारा नॉर्थ पोल बन रहा था, तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड बाहर को आता है। और जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन से जो एंगल बनेगा इसका, उसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ डिप, ठीक है। एंगल ऑफ डिप इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एंड इट्स हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। और स्टूडेंट्स अगर हम साइन डेल लगाएं तो साइन डेल इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो साइन डेल इक्वल टू हो जाएगा बी वी अपॉन बी। ऐसी कॉस डेल इक्वल टू हो जाएगा बी एच अपॉन बी। और टेन डेल होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हो जाएगा बी वी अपॉन बी एच। और पाइथागोरस थ्योरम से हमें मिलेगा बी स्क्वायर इक्वल टू बी वी स्क्वायर प्लस बी एच स्क्वायर। तो ये चार फॉर्मूले आप याद रखना। और इक्वेटर पे जो एंगल ऑफ डिप होता है वो 0 डिग्री होता है, और पोल्स में जो एंगल ऑफ डिप होता है वो होता है 90 डिग्री। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा न्यूट्रल पॉइंट्स, ठीक है। न्यूट्रल पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां पर कोई भी बार मैग्नेट और अर्थ का जो मैग्नेट है वो एक वो उसके मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, ठीक है ना। ऐसा पॉइंट जहां पे बार मैग्नेटिक का मैग्नेटिक फील्ड और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। ऐसे पॉइंट्स को बोलते हैं हम न्यूट्रल पॉइंट्स। देखो अब यहाँ पर ये हमारे पास मैग्नेट रखा हुआ है। अगर हमने नॉर्थ मैग्नेटिक साउथ के साथ रखा हुआ है और साउथ मैग्नेटिक नॉर्थ के साथ रखा हुआ है, तो हमें पता है नॉर्थ से साउथ जाएंगी मैग्नेटिक लाइंस, तो ये चले गई, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ टू साउथ।
और यहाँ से नॉर्थ से साउथ जाएंगी, और यहाँ पर जो है एक गैप छूट जाएगा, और इसी को बोलेंगे हम न्यूट्रल पॉइंट्स। तो अगर हमने अपोजिट पोल्स मैग्नेट के, अर्थ के मैग्नेट के और बार मैग्नेट के अपोजिट पोल्स को एक साथ रखा हुआ है, तो जो न्यूट्रल पॉइंट्स आते हैं वो इक्वेटोरियल लाइन पे आते हैं। ऐसे ही अगर हमने सेम पोल्स को एक साथ रखा हुआ है, अर्थ के पोल्स और बार मैग्नेटिक के जो पोल्स हैं वो सेम रखे हुए हैं हमने एक साथ, तो जो न्यूट्रल पॉइंट्स आएंगे वो कहाँ पे आएंगे, एक्सियल लाइन पे, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर कोई भी हमारे पास कॉइल है, उससे मैग्नेटिक फील्ड जो है थीटा एंगल बनाते हुए जा रहा है एरिया वेक्टर से। एरिया वेक्टर हमें पता है हमेशा 90 डिग्री पे रहता है किसी भी सरफेस के, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा वो आएगा बी कॉस थीटा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा वो आएगा बी साइन थीटा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन ये कहती है कि जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली टू द सरफेस, जो 90 डिग्री पे मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है उसी को हमें काउंट करना है। तो बी कॉस थीटा को एरिया से हम इंटू कर देंगे तो हमें मिल जाएगा फ्लक्स। तो फ्लक्स को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, या तो बी ए कॉस थीटा, और ये स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। और अगर थीटा 90 हो गया तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो। जैसे ये बी साइन थीटा कंपोनेंट है, ये एरिया वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा इसकी वजह से जीरो, इसलिए हमने बी साइन थीटा को नहीं लिया, ठीक है ना, तभी हमने कॉस थीटा लिया। और दूसरी बात ये याद रखना कि जो इसकी यूनिट होती है वो वेबर होती है, ठीक है ना। और जो ये मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम होगा ये कितने एंगल पे, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री पे, 0 डिग्री पे क्या हो जाएगा मैक्सिमम, ठीक है ना। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा मैग्नेटिक परमेबिलिटी, ठीक है। मैग्नेटिक परमेबिलिटी मतलब ये होता है कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेट के अंदर से, किसी मटेरियल के अंदर से इजिली पास हो सकती है, कितनी डिग्री में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है किसी भी बॉडी के अंदर से, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक परमेबिलिटी, ठीक है। द डिग्री और एक्सटेंट टू विच अ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन पास थ्रू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड मैग्नेटिक परमेबिलिटी। और इसका फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल्स टू बी अपॉन एच, और इसकी SI यूनिट होती है टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ठीक है। फिर है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन फील्ड। फील्ड की फील्ड की कितनी पावर है, मतलब फील्ड कितना किसी भी मटेरियल को मैग्नेटाइज कर सकता है, उसको बोलते हैं हम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन फील्ड, ठीक है, या तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी, और इसको डिनोट करते हैं एच, ठीक है। तो न्यू होता है हाउ इजिली, हाउ मच, इन विच डिग्री अ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन पास थ्रू अ मटेरियल, और एच होता है द डिग्री और एक्सटेंट टू विच द मैग्नेटिक फील्ड कैन मैग्नेटाइज द सब्सटेंस, ठीक है। तो एच इक्वल होता है बी नॉट अपॉन म्यू नॉट, और इसकी यूनिट होती है एम्पेयर पर मीटर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में जो है हमारा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। देखो आई इसको डिनोट करते हैं, और इसका मतलब होता है कि कोई भी मटेरियल कितना मैग्नेटाइज हो सकता है, किसी भी फील्ड से, मैग्नेटाइज फील्ड से कितना मैग्नेटाइज हो सकता है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता है आई इक्वल्स टू एम वेक्टर अपॉन वी। एम वेक्टर जो होता है वो होता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, और वी होता है वॉल्यूम। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अपॉन वॉल्यूम क्या होता है हमारा आई। और स्टूडेंट इसकी जो SI यूनिट होती है वो होती है एम्पेयर पर मीटर, ठीक है ना। अब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी प्रॉपर्टी होती है किसी भी सब्सटेंस की, दैट हाउ इजीली इट गेट्स मैग्नेटाइज, कितनी जल्दी वो मैग्नेटाइज हो जाएगा, ठीक है, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। और इसका फॉर्मूला होता है आई अपॉन एच। आई की यूनिट क्या होती है एम्पेयर पर मीटर, एच की यूनिट होती है एम्पेयर पर मीटर, तो दोनों कैंसिल कर देंगे और इसकी यूनिट नहीं होगी, ठीक है, कोई भी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा रिलेटिव परमेबिलिटी का। ये रेशियो होता है परमेबिलिटी इन मीडियम अपॉन परमेबिलिटी इन फ्री स्पेस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है जो है हमारा रिलेशन बिटवीन ससेप्टिबिलिटी एंड म्यू आर। तो इनके बीच के रिलेशन जो होता है वो होता है म्यू आर इक्वल्स टू 1 प्लस काई एम, या इसको ससेप्टिबिलिटी बोल सकते हैं, ठीक है। रिलेटिव परमेबिलिटी इज इक्वल टू 1 प्लस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। और इसका डेरिवेशन है, आपको इसको कर लेना है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। इसके बाद बढ़ते हैं हम नेक्स्ट, जो है हमारा हिस्टेरिस लूप है, ठीक है। अब हिस्टेरिस लूप को हमको डिटेल में समझना पड़ेगा, हिस्टेरिस लूप होता क्या है, ठीक है। एक तरफ तो हम मैग्नेटिक फील्ड रखते हैं, जितना मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रहा है किसी भी बॉडी में, और एक तरफ नीचे एक्स एक्सिस में हम रखते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। हम मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है उसको इंक्रीज करते जा रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। और मैग्नेट जो है या फिर जो मटेरियल है वो मैग्नेटाइज होता जा रहा है, ठीक है। एक मैक्सिमम लिमिट तक ये मैग्नेटाइज हो जाएगा, और इसको बोलेंगे हम सैचुरेशन स्टेट, इससे ज़्यादा ये मैग्नेटाइज नहीं हो सकता, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम, जो मैग्नेट इंटेंसिटी जो है मैग्नेटिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है उसको डिक्रीज करना है हमें। अब जब हम डिक्रीज करते जाएंगे, ठीक है, एक टाइम ऐसा आ जाएगा जीरो हो जाएगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जीरो नहीं होगा, ठीक है। बी पॉइंट कहलाएगा हमारा रिटेंटिविटी। इतना मैग्नेटिक फील्ड इस बॉडी ने क्या कर दिया, रिटेन कर दिया इतना। देखो यहाँ पर H जीरो है, लेकिन इस बॉडी के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं है। H जीरो है,
लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं है। इस पॉइंट को हम बोलते हैं रिटेंटिविटी। इतनी हो गई इसकी रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी हाई होगी तो हम उसको यूज नहीं करेंगे मैग्नेट बनाने के लिए, ठीक है। मैग्नेट बनाने के लिए हम उसी मटेरियल का यूज करेंगे जिसकी रिटेंटिविटी क्या होगी, कम होगी, कम मैग्नेटिक फील्ड वो रिटेन करे, ठीक है। और रिटेंटिविटी अगर डेफिनेशन को पूछता है तो इसमें आपको बोलना है कि द मैग्नेटिक फील्ड विच रिटेन्स इन द बॉडी व्हेन द स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी ऑफ अ मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज जीरो, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं इसको। अब देखो इसको आगे हम क्या करना है, हमें मैग्नेटिक फील्ड को हमें उल्टी डायरेक्शन में क्या करना है, अब इंक्रीज करना है, ठीक है ना। अगर हम उल्टी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करेंगे अब, और मैग्नेटिक फील्ड जो है बॉडी के अंदर वो है इस डायरेक्शन में टुवर्ड्स राइट, ठीक है। तो उल्टी डायरेक्शन में हम जब इसको इंक्रीज करेंगे धीरे धीरे, तो एक जगह पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा, डीमैग्नेटाइज हो जाएगा पूरा, ठीक है। मतलब हम उल्टी डायरेक्शन में इसलिए कर रहे थे इसको इंक्रीज क्योंकि हम डीमैग्नेटाइज कर सके, हम इसको डीमैग्नेटाइज कर रहे हैं और सी पॉइंट पे ये पूरा डीमैग्नेटाइज हो गया, ठीक है। तो इतना मैग्नेटिक फील्ड लगा इसमें, इतनी इतना इंटेंसिटी लगी फील्ड की इसको डीमैग्नेटाइज करने के लिए, और इसको बोलते हैं हम कोर्सिविटी, ठीक है। और ये कोर्सिविटी स्टूडेंट्स ज्यादा होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए किसी भी मटेरियल की मैग्नेट बनाने के लिए, ठीक है। जितनी ज्यादा होगी कोर्सिविटी तो उतना ज्यादा, उतना देर तक क्या रहेगा, मैग्नेट बना रहेगा वो, कोई भी मटेरियल ना ड्यूरेबल रहेगा वो, ठीक है। तो इसके बाद हमें इसके बाद सी पॉइंट के बाद अब मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करना है। फील्ड की जो इंटेंसिटी है उसको इंक्रीज करते जाएंगे तो दोबारा से हमें सैचुरेशन स्टेट मिल जाएगा। फिर दोबारा से हमें क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, अब इसको डिक्रीज करेंगे, एच को जीरो करेंगे, दोबारा से हमें रिटेंटिविटी मिल जाएगी, यहाँ रिटेन कर देगा इतना मैग्नेटिक। फिर उसके बाद दोबारा से हम एच को पॉजिटिव डायरेक्शन में क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो हमें हमें ये दिखेगा कि हमें ये पता चलेगा कि जो मैग्नेटिक जो मतलब कर्व था, ओरिजिनल कर्व था, उसको जो न्यू कर्व है, न्यू कर्व में हमें मिलेगा वो उसको रिट्रेस नहीं कर रहा है, ठीक है। जो उसकी पिछला जो प्रीवियस हिस्ट्री थी उसको हम वो क्या नहीं कर रहा है, रिपीट नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए हमने इस लूप का जो नाम रखा है वो क्या रखा है, हिस्टेरिस। और इसमें आप देख सकते हो कि एक ही एच वैल्यू के लिए दो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब इसको देखते हैं हम दोबारा से, और इसमें कंक्लूजन हम फाइंड करते हैं कि कंक्लूजन हमें क्या मिला। देखो अभी ये जो कर्व है यहाँ पर देखो, अगर आप एच एक ही एच की वैल्यू लो और यहाँ से लाइन ड्रॉ करो तो बी की वैल्यू दो दो आएंगी, ठीक है। तो फॉर एनी वैल्यू ऑफ एच देर इज नो फिक्स्ड वैल्यू ऑफ बी, ठीक है। फॉर गिवन वैल्यू ऑफ एच बी इज नॉट यूनिक, बी जो है यूनिक नहीं है, बी डिपेंड्स ऑन प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ द सैंपल, ठीक है। और ये लूप जो है इसको ये कहलाता है हिस्टेरिस लूप, और इस प्रोसेस को बोलते हैं हिस्टेरिसिस, ठीक है। या फिर इसको मैग्नेटाइजेशन कर्व भी बोल सकते हैं इस लूप को, ठीक है। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स जो ये लूप है, इस लूप का जो एरिया पर यूनिट वॉल्यूम होता है वो देता है हमें लॉस इन एनर्जी इन द मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है। जितना इस लूप का एरिया होगा, जितना ज्यादा इस लूप का एरिया होगा, उतना जो लॉस ऑफ एनर्जी है वो ज्यादा होगा। इसलिए जो ये लूप होना चाहिए, अगर हमें किसी मटेरियल को यूज करना है मैग्नेट बनाने के लिए, तो इसका उसका जो हिस्टेरिस लूप होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, नैरो होना चाहिए, एकदम बारीक सा होना चाहिए, ठीक है। जैसे ऐसे होना हो, ठीक है, ऐसे बारीक सा हो, ठीक है। नैरो होना चाहिए उसका लूप। और उसकी रिटेंटिविटी क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। परमेबिलिटी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। नैरो हिस्टेरिस का होना चाहिए, और कोर्सिविटी क्या होनी चाहिए उसकी, हाई, ताकि जल्दी उसका मैग्नेटिक फील्ड इरेज ना हो पाए, ठीक है। कोर्सिविटी क्या होती है, द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड टू इरेज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द बॉडी, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा डिफरेंस बिटवीन पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। जो डायमैग्नेटिक होता है उसकी जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है -1 से 0 के बीच में रहती है, ठीक है। जीरो तो नहीं होती, ठीक है, -1 से और 0 से छोटी, ठीक है। पैरामैग्नेटिक की जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है वो 0 से बड़ी रहती है, लेकिन ज्यादा बड़ी नहीं रहती, ठीक है। एक ई से छोटी होती है। ई जो है हमारा वो वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर है, वही जैसे 2.3 हो गया या 1.2 हो गया, ठीक है। जीरो से, और आप ऐसे समझ सकते हो कि 0 से 1 के बीच में रहती है, ठीक है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। और फेरोमैग्नेटिक के लिए 1 से कुछ ज्यादा ही रहती है, जैसे 100, 200, 500 ऐसे हो सकती है, ठीक है। और जो डायमैग्नेटिक है उसके लिए रिलेटिव परमिबिलिटी की वैल्यू होती है 0 से 1 के बीच में। और पैरामैग्नेटिक की जो होती है 1 से बड़ी होती है, ठीक है, 1.2, 1.3 छोटी होगी, ठीक है, 1 से बड़ी होगी, लेकिन इतनी ज्यादा बड़ी भी नहीं होगी जितना फेरोमैग्नेटिक की होती है। फेरोमैग्नेटिक की 1 से बहुत ज्यादा बड़ी होती है, ठीक है, जैसे 100, 200। फिर उसके बाद जो डायमैग्नेटिक है सब्सटेंस, उससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है आउटसाइड जाना पसंद करती है,
ठीक है। अगर हमने कोई डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को रख दिया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड से ट्रैवल होगी, ठीक है। और जो पैरामैग्नेटिक है उसमें क्या होगा कि आउटसाइड से भी ट्रैवल होगी और इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो मटेरियल के अंदर से भी जाएंगी बाहर से भी जाएंगी, सिंपल सी बात, ठीक है। और फेरोमैग्नेटिक में सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है अंदर से जाएंगी, ठीक है ना। और डायमैग्नेटिक जो सब्सटेंस है वो 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस में। और पैरामैग्नेटिक भी 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जो है सॉलिड, लिक्विड, गैस। और फेरोमैग्नेटिक जो सब्सटेंस होता है वो बस सॉलिड में एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। अब उसके बाद हमें क्यूरीज लॉ पढ़ना है। क्यूरीज लॉ क्या बोलता है कि जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है किसी भी मटेरियल की, ठीक है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है जो किसी मटेरियल की, वो टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी किसी भी बॉडी की क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। तो अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा दें तो हमें मिलता है सी म्यू नॉट अपॉन टी, ठीक है। तो एक्स एम इक्वल टू होता है सी म्यू नॉट अपॉन टी, और यहाँ पर सी होता है क्यूरीज कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। और स्टूडेंट्स याद रखना, जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है वो क्यूरीज लॉ को फॉलो नहीं करता, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक क्यूरीज लॉ को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, ठीक है ना। अब स्टूडेंट्स लास्ट टॉपिक है जो हमारा वो है गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। गॉस लॉ क्या कहता है कि अगर कोई भी क्लोज सरफेस है उसमें इनकमिंग फ्लक्स और आउटगोइंग फ्लक्स का जो सम होगा वो क्या होगा, हमेशा जीरो होगा, ठीक है। द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज जीरो। ये है हमारा गॉस लॉ। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट जो है हमें इसको रिवाइज करना है तुरंत, ठीक है। जो हमने फॉर्मूले पढ़े थे, 10 डेल का फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था वो था बी वी अपॉन बी एच, और बी स्क्वायर इक्वल टू बी वी स्क्वायर प्लस बी एच स्क्वायर। ये था हमारा फॉर्मूला एंगल ऑफ डिक के लिए। और जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है उसका फॉर्मूला होता है एम इंटू टू एल। और सर्कुलर अगर करंट कैरिंग लूप है तो उसके लिए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा एन आई ए। और इसकी यूनिट होती है जूल पर टेस्ला या तो एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। एम्पेयर मीटर स्क्वायर, हाँ एम्पेयर मीटर स्क्वायर या तो जूल पर टेस्ला, ठीक है। और एक्सेल लाइन पे जो मैग्नेटिक फील्ड निकल के आया था हमारा ड्राइव करके, जो था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 एम आर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की पावर 2, ठीक है। इसमें लाल लाल पॉइंट से हमने इंडिकेट कर रखा है जो हमारे पास डेरिवेशन है, ठीक है। इक्वेटोरियल लाइन में मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम वेक्टर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब जो ये हमारे पास टाओ टाओ का फॉर्मूला आया था हमारे पास एम बी साइन थीटा, ठीक है। और स्टूडेंट्स यहाँ पर याद रखना, मैंने यहाँ पर एक्स लिखा हुआ है, यहाँ पर आर भी ले सकते हो जो हमने आर लिया था वहाँ पे, ठीक है। आर स्क्वायर माइनस एल को, इसमें आप कंफ्यूज मत होना, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और टाओ का जो फॉर्मूला होता है वो एम पी साइन थीटा होता है। और वर्क डन इन द बॉडी इन रोटेटिंग द डायपोल, किसी भी डायपोल को अगर थीटा 1 से थीटा 2 में हम क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, तो उसमें जो वर्क डन होगा या एनर्जी स्टोर होगी वो होगी एम बी माइनस एम बी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, और इक्वल टू होगा, अगर हम थीटा 1 के ले लें 90 डिग्री तो फॉर्मूला क्या आता है, थीटा 2 को हम थीटा ले लें तो जो एनर्जी स्टोर आएगी वो आएगी माइनस एम बी कॉस थीटा। और फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा। और रिलेटिव परमिबिलिटी का फॉर्मूला होता है म्यू अपॉन म्यू नॉट। और रिलेटिव परमिबिलिटी का रिलेशन होता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के साथ, वो होता है 1 प्लस काई एम, 1 प्लस एक्स एम, ठीक है। और जो परमिबिलिटी का फॉर्मूला होता है बी अपॉन एच। और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का फॉर्मूला होता है आई अपॉन एच। और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन फील्ड जो होती है वो होती है बी नॉट अपॉन एच नॉट, ठीक है, बी नॉट अपॉन एच नॉट। और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन फील्ड या तो ये तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, सॉरी, आई जो होता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एम वेक्टर अपॉन वॉल्यूम, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा चैप्टर फिनिश। अगर आपको स्टूडेंट्स इस चैप्टर के नोट्स चाहिए पीडीएफ में तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक टाटा बाय बाय गुड बाय, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।